Hello and welcome back, my dear students. You all are welcome in my Kaji classes. Guys, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। इस टॉपिक से हमें और आपको सीख लेनी चाहिए और उस टॉपिक का नाम है, उस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर, सोल्जर मीन्स तो जानते हैं सिपाही, योद्धा, समझ गए ना। इसे लिखा है, कंपोज किया है, कंपोज बाय रूपर्ट ब्रूक, समझ गए ना। रूपर्ट ब्रूक ने कंपोज किया है, लिखा है। समरी है इसका, अब आगे देखिए। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम इन फॉर्म ऑफ ए सोनेट कंपोज्ड बाय वेल नोन ब्रेव वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। तोड़ तोड़कर एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को मैं हिंदी में इस तरह से आसान करके बना दिया हूं कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको मेहनत कम करना पड़े। आइए देखिए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को हिंदी की तरह बना दिया और एकदम हिंदी है। समझिए कि हम हिंदी में इसे याद कर रहे हैं। इसे याद कर लीजिए। देखिए, पैट्रियोटिक पोएम, पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्त, देशभक्ति, समझ गए ना। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम इन फॉर्म ऑफ ए सोनेट। अब सोनेट क्या होता है? सोनेट क्या होता है? 14 लाइन के पोएम को, 14 लाइन के स्टैंजा को हम सोनेट कहते हैं, समझ लीजिए। सोनेट कहते हैं 14 लाइन के स्टैंजा को, 14 लाइन के पोएम को, और 8 लाइन के स्टैंजा को, 8 लाइन के पोएम को ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। और 6 लाइन के पोएम को, 6 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं सेस्टेट। क्या कहते हैं? सेस्टेट, समझ गए ना। अब चलिए, तो 6 लाइन के पोएम को सेस्टेल कहते हैं, 8 लाइन के पोएम को स्टेंजा को ऑक्टेव कहते हैं, और 14 लाइन के पोएम को स्टेंजा को कहते हैं सोनेट। तो इन फॉर्म ऑफ ए सोनेट composed by a well-known brave war poet, brave बहादुर वार पोएट रूपर्ट ब्रूक, इस पेट्रियोटिक पोएम को, जो 14 लाइन की कविता है, इसे लिखा है ब्रेव वार पोएट, बहादुर सिपाही, जिसका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। इसे स्लिपॉप्टन, ओके। इसे एक बहादुर सिपाही की कहानी है और इसे लिखा है रूपर्ट ब्रूक साहब ने। ये एक पैट्रियोटिक पोएम है, 14 लाइन की कविता है। आइए आगे पढ़ते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 3 अगस्त 1887। इसका जन्म जो हुआ था, ये जब पैदा हुए थे 3 अगस्त 1887 में इन रुग्बी इंग्लैंड। 3 अगस्त 1887 में रुग्बी में, इंग्लैंड में इसकी जन्म हुई थी, समझ गए ना। एंड डाइड एंड पास्ड अवे, वो गुजर गए, मर गए थे। कब मरे हैं? इन 23 अप्रैल 1915 इन ग्रीस। इट मीन्स कि इंग्लैंड में पैदा हुए और ग्रीस में ये मर गए। कब मरे? 23 अप्रैल 1915। जन्मदिन, मरण दिन जरूर याद रखिएगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है गाइस। आगे बढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रुग्बी स्कूल। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रुग्बी स्कूल, रुग्बी इंग्लैंड, समझ रहे ना। वही एक स्कूल था जहां इसके पापा जो थे हाउस मास्टर थे। अब डू यू नो अबाउट हाउस मास्टर? डू यू नो अबाउट हाउस मास्टर? हाउस मास्टर किसे कहते हैं जानते हैं? ये नया वर्ड है। हाउस वाइफ तो जानते हैं, हाउस मास्टर कहते हैं इंचार्ज को, है ना। ये स्कूल के इंचार्ज थे, देखभाल करने के लिए, ठीक है, समझ गए ना। इंचार्ज भी बोल सकते हैं आप। बहुत सारे हॉस्टल में भी देखते होंगे, लॉज में भी देखते होंगे कि एक इंचार्ज को बना दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं हाउस मास्टर। तो इनके पिताजी क्या थे? रुग्बी स्कूल में एक हाउस मास्टर थे। आगे देखिए। ही वॉज ए पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो जानिए रहे हैं आप
कि इंग्लैंड में जन्म हुआ था, इंग्लैंड के पोएट थे, एंड डाइड ऑफ सेप्टिमेसिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ही वॉज ए पोएट ऑफ इंग्लैंड, एंड वो इंग्लैंड के पोएट थे, एंड ही डाइड ऑफ सेप्टिमेसिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डू यू नो अबाउट सेप्टिमेसिया? अरे मैं एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर देने वाला हूं, पोस्टमार्टम करके बताता हूं, पोस्टमार्टम पूरा ऑपरेशन कर देता हूं, ओपन सर्जरी, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि ये सेप्टिमेसिया क्या है? सेप्टिमेसिया एक बीमारी है, संक्रमण हो जाता है ब्लड में, इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में। अब ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद बॉडी स्वेलन कर जाता है, सूजन आ जाता है बॉडी में, और तरह तरह की बीमारी पैदा होने लगती है, उसी को कहते हैं सेप्टिमेसिया। समझ गए ना? तो उस वक्त जो मरे थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सेप्टिमेसिया नाम की बीमारी फैली हुई थी, उसी बीमारी के चपेट में ये आ गए और उसका निधन हो गया। क्लियर? द पोएट वॉज वेरी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव। बाप रे बाबा, रे बाबा, ओह माय गॉड, बहुत हैंडसम थे। पोएट जो थे बहुत हैंडसम थे, अट्रैक्टिव थे, आकर्षित बॉडी थी उसकी। समझ गए ना? पर्सनालिटीज थी, अट्रैक्टिव, बहुत हैंडसम थे। द पोएट वॉज वेरी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव टू लुक एट, देखने में, टू लुक एट मीन्स देखने में बहुत आकर्षित पर्सनालिटीज था, बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे। डेट्स भाई, यही कारण है कि, डेट्स भाई मीन्स यही कारण है कि, टू लुक एट, देखने में। समझ गए ना? बहुत खूबसूरत थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, आकर्षित थे। डेट्स वाई, यही कारण है कि W.B. Yeats described him the title of the handsomest young boy। समझ गए ना? यही कारण है कि W.B. Yeats साहब जो हैं, W.B. Yeats बहुत विद्वान, बहुत बड़े इंग्लिश के पोएट गुजरे हैं, ठीक है, छोटे मोटे नहीं। तो यही कारण है कि W.B. Yeats described him the title of the handsomest boy, handsomest young boy, handsomest young boy of England। सबसे पहले तो इंग्लिश में हैंडसमिस्ट होता नहीं है, आइए मैं क्लियर कर दूं। लेकिन ये पोएट है तो इंग्लिश से खेलते हैं फुटबॉल की तरह, है ना? इंग्लिश से खेलते हैं फुटबॉल की तरह पोएट, तो उसको तो मानना होगा आपको। हैंडसमिस्ट नहीं होता है, ओके, मोस्ट हैंडसम लगा सकते हैं आप, लेकिन यहां पर सही है। जैसे आप पढ़ा होगा, इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, उसके आगे बहुत लाइन है, ठीक है। मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, शुड की जगह वुड होना चाहिए ग्रामेटिकली। इफ आई वुड डाई, नॉट आई शुड डाई, लेकिन पोएट है, इंग्लिश से खेलते हैं। समझ गए ना? वहां पे सही है। तो इन्होंने क्या कहा? यही कारण है कि W.B. Yeats described him the title of the handsomest young boy of England। W.B. Yeats ने उसे एक हैंडसमेस्ट यंग बॉय का खिताब दिया, खिताब से नवाजा। उन्होंने कहा कि यह इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग बॉय में से एक है, यानी पूरे इंग्लैंड में इसके जैसा कोई हैंडसमेस्ट यंग बॉय नहीं है। इन्होंने खिताब दिया इसे। कौन दिया? W.B. Yeats। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। और आप याद रखें, चाहे वो प्रोज हो या पोएट्री हो, मैं पूरा ऑपरेशन कर दिया हूं उसका, मैं पढ़ाया हूं पूरा डिटेल में, दिल से पढ़ाया हूं, ओके। इसलिए आपको याद होगा और आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन एकदम, एक एक वर्ड का। द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। पोएट जो है तो वर्णन करते हैं इस पोएम में, एक इंग्लिश सोल्जर के बारे में बताते हैं, एक योद्धा के बारे में बताते हैं। हु गोज टू ए फॉरेन कंट्री, वो जाते हैं फॉरेन कंट्री, विदेशी जमीन पर जाते हैं, टू फाइट, लड़ने के लिए। विदेशी जमीन पर किस लिए जाते हैं? लड़ने के लिए। फॉर हिज ओन कंट्री, अपनी देश के लिए, अपनी देश की आन बान शान और इज्जत के लिए, अपने देश की गरिमा के लिए जाते हैं फॉरेन कंट्री लड़ने के लिए।
एक दूसरे देश के बॉर्डर पर जाते हैं लड़ने के लिए, समझ गए ना। He feels that the peace of foreign land, foreign country, he feels that the peace of foreign land where he will be buried in case of death, क्या बोलते हैं, गौर से सुनिएगा। He feels that the peace of foreign land, वो महसूस करते हैं ऐसा कि जो जमीन का टुकड़ा है फॉरेन लैंड का, where he will be buried in case of death, इनके कहने का मतलब यह है रूपर्ट ब्रूक साहब का कि इन केस ऑफ हिज डेथ, अगर लड़ते लड़ते मैं वहां मर जाऊं, अगर लड़ते लड़ते मैं वहां मर जाऊं, सोल्जर का क्या काम है, लड़ना, फाइट करना, अपने देश की इज्जत को बचाने के लिए, देश की गरिमा को, देश की आन बान शान के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। मरना नहीं बोलेंगे, शहीद हो जाते हैं। हर देश के सोल्जर का ये एक कर्तव्य होता है। अब वो बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं जब देश की इज्जत को बचाने के लिए वो जब शहीद हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसको गौर से देखिए, और नहीं होता तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से देखे। अगर आपको किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ कम दिखाई देता हो या धुंधला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर देखें। और हमारा क्लास कैसा लग रहा है इसे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है, और ये जरूर कमेंट करें अगर आपको कहीं डाउट हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, तब फिर मैं आगे क्लास लूँगा। लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और उन स्टूडेंट्स के बीच में जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स और इस बार एग्जाम देंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें। ना मालूम किसी प्रॉब्लम के कारण कुछ बच्चे क्लास नहीं कर पाए हो, कोचिंग नहीं गए हो, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हो, किसी टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ा हो, तो उसे मायूसी ना हो, उसे तकलीफ ना हो कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, कैसे एग्ज़ाम दूंगा। समझ गए ना। उन बच्चों के बीच में जो 12th इंग्लिश के इस बार एग्ज़ाम देंगे, उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो के लिंक को पूरा वायरल कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको घर बैठे सारा मटेरियल मिलता रहे। समझ गए ना। और वो बच्चे जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा हो, वो बैठ कर घर पे आराम से पढ़े, वो ये फील नहीं करे कि हम कहीं पढ़ा नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, उसके बाद क्रैश कोर्स बताऊँगा। समझ गए ना। इसके पहले मैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया हूँ, आप पूरा मेरा ऑब्जेक्टिव जाकर देख ले। कम से कम 5 बंदे के बीच में शेयर जरूर करें, अपने भाई के बीच में, अपनी बहन के बीच में, अपने सिस्टर के बीच में, अपने रिलेटिव के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने कलीग्स के बीच में। समझ गए ना। चलिए, तो पोएट साहब कहते हैं क्या कि अगर मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए और अगर मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, समझ गए ना, अगर मैं इन केस ऑफ डेथ, यहां पर एक वर्ड जो आया है इन केस ऑफ डेथ, ही फील्स दैट द पीस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी बरीड, बरीड माने दफनाना, गाड़ना, ठीक है ना। इन केस ऑफ डेथ, अगर मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो मेरा दफन, मुझे वहीं दफन कर दिया जाए फॉरेन लैंड में जहां पर कि मैं मर जाऊं। कम से कम वो जमीन का टुकड़ा भी तो मेरे इंग्लैंड का होगा, मेरे देश का होगा। जितना भी मेरे बॉडी का पूरे माने कि लेंथ होगा, विड्थ होगा, डायमीटर होगा, जितनी लंबाई चौड़ाई मेरी होगी, जितना से भी होगा, वो लैंड कम से कम, फॉरेन लैंड तो मेरे देश का होगा, मेरे इंग्लैंड का होगा। कम से कम ये तो समझेंगे कि उतना जमीन मैंने ऑक्युपाइड किया अपने देश के लिए। समझ गए ना। विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा, हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। आगे चलिए, he considered the piece of foreign land to be England। समझ गए ना। वो कहते हैं कि ये भूमि जो होगी वो हमेशा के लिए इंग्लैंड की होगी। He expresses his feeling that, वो अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं
ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, वो पैदा हुए इंग्लैंड में। कितनी अच्छी बात लिखा है, ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। वो अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं कि मैं पैदा हुआ इंग्लैंड में। ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, ब्रॉट अप मीन्स लालन पालन, पोषण पालन, मेरा परवरिश हुई है इंग्लैंड में, पोसे पाले गए इंग्लैंड में, पैदा हुए इंग्लैंड में, पोसे पाले गए इंग्लैंड में। जंप एंड प्ले विथ फ्रेंड्स, और खेले कूदे हैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड में। जंप एंड प्ले विथ फ्रेंड्स, अच्छा वर्ड सब दिए हैं। और खेले कूदे हैं अपने दोस्तों के बीच में इंग्लैंड में। एंड गॉट ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और बेशुमार खुशियां पाई है इंग्लैंड में। एंड रिस्पेक्ट इन इंग्लैंड, और बेशुमार इज्जत पाया है इंग्लैंड में। यानी इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड में पोसे पाले गए, परवरिश हुई, इंग्लैंड में ही अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे बड़े हुए, और इंग्लैंड में मुझे बहुत खुशियां मिली, बहुत रिस्पेक्ट मिला, बहुत ऑनर मिला, सम्मान मिला इंग्लैंड में। उसे हम कैसे भूल सकते हैं। एवरी ड्रॉप, देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा, एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड, एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इज डेडिकेटेड टू इंग्लैंड। समझ गए ना, एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड, यहां पे ब्लड जो है तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ब्लड। तो क्या बोल रहे हैं, एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इज डेडिकेटेड टू इंग्लैंड। मेरे खून का एक एक कतरा इंग्लैंड के लिए समर्पित है, निछावर है। समझ गए ना, मैं अपने खून का एक एक कतरा इंग्लैंड के लिए निछावर कर दिया हूं, निछावर कर दूंगा, समर्पित, डेडिकेट। दिस इज भाई, यही कारण है कि दिस इज भाई मीन्स होता है, यही कारण है कि ही कंपेयर्ड हिज नेटिव लैंड, वो अपने नेटिव लैंड जन्मभूमि का कंपेयर किया है पैराडाइज से, टू पैराडाइज, यानी कि अपने जन्मभूमि को स्वर्ग से तुलना किया है। समझ गए ना। इन द एंड द पोएम शोज दैट, अंत में पोएट कहते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं द पोएट्स ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, है ना। अंत में ये पोएम बताता है कि जो पोएट थे ना वो ग्रेट लवर थे, ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, अपने मातृभूमि को, अपने जन्मभूमि को, अपने जन्म स्थान को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपने जन्मभूमि के बहुत बड़े प्रेमी थे। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और घर बैठे सारे मटेरियल को कलेक्ट करें और पढ़ें और खूब अच्छे से तैयारी करें और आगे आप आगे अच्छा करें, अच्छे मार्क्स से पास हो, ये मेरी दुआएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।